हेलो क्लास 11th। हमने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस सीखा था पार्शियल इक्वेशन मेथड से। बेटा आज उस बैलेंसिंग के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मोल कंसेप्ट का ही है, लेकिन यहां हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है। प्लीज, जैसे काफी बच्चों को न्यूमेरिकल डील करने में इस स्टैंडर्ड में आकर आफ्टर 10th थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, तो बेटा ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप सभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो बेटा चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। मैं आपको बताती हूं इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है measurement of an element, अच्छा, पहली बात, स्टोइकियोमेट्री हमारी केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्यों हैं और किस चीज से रिलेटेड है ये स्टोइकियोमेट्री। तो बेटा स्टोइकियोमेट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, हम इसको बोलेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ chemistry that deals with quantitative analysis या quantitative analysis, आप एनालिसिस बोल सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक्चुअल में ये एनालिसिस किस तरीके का है, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूं, जो पहले का जो टाइम था, यूं लगा लीजिए आज से 10-20 साल पहले का जो समय था, तब तक आप नहीं पैदा हुए थे, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को मैथ सिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता था, उसको वैदिक मैथ बोलते थे। आजकल भी बच्चे जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को हम ऐसे मैथ सिखाते थे कि भाई अगर एक टॉफी, आप मार्केट में जा रहे हो, आप एक टॉफी ले रहे हो, एक टॉफी परचेस कर रहे हो, या एक चॉकलेट परचेस कर रहे हो, आप एक चॉकलेट लेके आ रहे हो, एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी, है ना। सिंपल सा है, मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन हम इस तरीके से सिखाते थे, या बच्चे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें ऐसे सिखाते थे कि बेटा अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी। आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, आप लोग जवाब दोगे मैम 20, ऑब्वियस सी बात है, 10 × 2 में 10 या 10 + में 10 20। लेकिन यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। देखो मैंने कहा है क्वांटिटेटिव, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, एक की क्वांटिटी से दूसरे के बारे में पता लगाना। ठीक है, आपने चॉकलेट की, एक चॉकलेट के प्राइस से 2 चॉकलेट का प्राइस पता लगा लिया। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर भी किसी एक एलिमेंट से उसकी कुछ बातें होंगी जिनसे हम दूसरे एलिमेंट के बारे में जान लेंगे। तो इस तरीके का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसी को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री जो है बेटा वो 3 तरह का होगा, जिसको हम 3 तरीके में पढ़ेंगे। टाइप्स, पहले मैं आपसे एक रिएक्शन यहाँ पे बता देती हूँ। इससे पहले कि मैं स्टोइकियोमेट्री के टाइप्स पर जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि हम यहाँ पर किस चीज का पहले इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले मिलनी क्या चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आए, अगर हम केमिस्ट्री के अंदर वापस ढल जाएं, हम नॉर्मल लाइफ में नहीं है, हम केमिस्ट्री में आ गए, तो हमें किसी भी प्रकार की केमिकल इक्वेशन पर काम करने के लिए, उसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए उसको बैलेंस करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही रहेगा कि जो भी इक्वेशन हमें मिली है हम उसको बैलेंस कर ले। चलिए, सपोज मुझे एक इक्वेशन मिली CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने इसकी फिजिकल कंडीशन लिख दी, ये सॉलिड है, इसको मार्बल भी कहते हैं, मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये नाम, ये रिएक्शंस, ये तो हमने 10th में की हुई है, पर कोई बात नहीं, जो चीज हमें स्टोइकियोमेट्री के लिए चाहिए हम वो सीखेंगे।
कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने करवा दी HCl एक्वस। HCl एक गैस एसिड है, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड के साथ करवा दी तो बेटा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड क्या बना? प्रोडक्ट साइड बना बेटा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, सॉलिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में वाटर, ठीक है बेटा। अब इस चीज को मुझे बैलेंस करना है। अब मैं इस सब चीजों को बैलेंस करना चाहूंगी क्योंकि मेरी पहली ही कंडीशन क्या थी, मुझे रिएक्शन कैसी चाहिए? बैलेंस्ड। बेटा जो आपने पिछले जो टॉपिक्स किए हैं, जो पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं, उनमें आपके पास फॉर्मूले थे, जैसे मोल्स निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपके पास फॉर्मूले थे। आप फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज निकाल रहे थे। बेटा यहाँ कैलकुलेशन के लिए रिलेशन चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेशन, यानी रिएक्टेंट साइड अगर हम किसी को जानते हैं तो उसका रिलेशन हमें किसके साथ कंपेयर करना है? प्रोडक्ट साइड के साथ। कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, बेटा हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसी मेथड से बैलेंस करेंगे। कैल्शियम, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन 3 है तो 2 और 1 3 हो गई। हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 और क्लोरीन भी 2। ये रिएक्शन हो गई बेटा हमारे लिए बैलेंस्ड। अब एक और चीज जो बहुत ध्यान से आपको सुननी है, हर एक फॉर्मूले के आगे कुछ लिखा होगा नंबर की फॉर्म में, जो कोई इंटीजर वहां लिखा होगा। देखिए हर एक फॉर्मूले के आगे कोई इंटीजर लिखा होता है जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लिखा होता है ना 2 3 4 व्हाटएवर। इंटीजर हमेशा 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बेटा इंटीजर यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट मीन्स यहां क्या है? 1, ठीक है। इंटीजर यहां कुछ लिखा है इट मीन्स ये क्या है? 2। यहां कुछ नहीं लिखा इट मीन्स ये क्या है? 1। यहां भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1, यहां भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1। बेटा ये जो इंटीजर्स हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है बेटा। ये कोफिशिएंट हमारे लिए करते क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस्ड रिएक्शन में ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। ये वो इंटीजर्स हैं यूज्ड इन बैलेंसिंग, जिनका इस्तेमाल हम कब कर रहे हैं? जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां इस फॉर्मूले को मैंने फोकस किया, यहां पे इंटीजर 1 है तो अब मैं इन इंटीजर्स को पता है क्या लैंग्वेज दूंगी, क्या नाम दूंगी? मैं इनको दूंगी मोल का नाम। यहां क्या लिखा हुआ है? 1। इसके 1 इंटीजर को मैंने नाम दे दिया 1 मोल, इज इट? यहां 2 लिखा है, इसके इंटीजर को मैंने नाम दे दिया 2 मोल। यहां 1 लिखा है, इसके इंटीजर को मैंने नाम दे दिया 1 मोल। यहां पर भी 1 लिखा है 1 मोल, यहां पर भी 1 लिखा है 1 मोल। बेटा ये जब आप लिखोगे तब आपके साथ ये बीच में 2 लाइनें नहीं होंगी, आप ये चीजें बिल्कुल इनके नीचे लिखोगे। जैसे मैं लिखकर दिखाती हूँ, अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा, मैं नीचे लिखकर दिखाती हूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि इतने नीचे क्यों लिखा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है बेटा। जब भी हम कभी भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कंसेप्ट हमारे सामने जरूर आएगा। और बेटा जब जैसे आप लोग नीट और AIEEE और जेई के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहां कुछ जो है शॉर्ट टर्म सीखोगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनमें भी इस प्रकार का कंसेप्ट जरूर होगा और 101% होगा, ठीक है। तो बेटा इस इंटीजर को मैंने क्या लिखा? 1 मोल। इस इंटीजर को क्या लिखा मैंने? 2 मोल। इसको क्या लिखा? 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्या लिखा? 1 मोल। और वाटर के लिए भी क्या लिखा? 1 मोल, ठीक है। अब थोड़ा याद करो, जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मोल का एक नंबर से रिलेशन करवाया था कि मोल नंबर से किस तरह से जुड़ता है और वो मोल अपने मास से कैसे जुड़ता है। अगर कोई मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है तो 1 मोल कितने के बराबर होना चाहिए?
रिमेंबर दैट कंसेप्ट इन मोल कंसेप्ट जब मैंने करवाया तब मैंने कहा था एक मोल हमेशा मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो एक मोल कितने के बराबर हो गया? 100 ग्राम। अब आप कहोगे 100 ग्राम कहां से आया? कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 और 48 ये हो गया। 40 प्लस 12 62, 62 प्लस 48 सॉरी 52, 52 प्लस 48 100। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो एक मोल किसके बराबर लिखा मैंने? मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही यहां पर 2 मोल, तो 2 इंटू, क्योंकि 2 हो गए, एक मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो 2 मोल 2 इंटू में मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 ग्राम। तो 2 इंटू में 36 कितना हो गया? 35, 35 70, 2 इंटू में 73 ग्राम हो गया, है ना। तो 73 ग्राम के करीब हो गया ये। अब हम बात करते हैं, अच्छा बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? एक मोल कितने के बराबर है? 100 ग्राम। 2 मोल कितने के बराबर है? 2 इंटू में मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर? जो 73 ग्राम। अब यहां पर भी 1 मोल है, तो ये एक मोल इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। कैल्शियम होता है 40, क्लोरीन होता है देखो 35.5, तो 71 हो गया। तो ये कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया, है ना। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है और इसका इंटीजर कितना है? 1। तो एक मोल कितने मास के बराबर हो गया? कितने मास के बराबर हो गया? 111 ग्राम। ऐसे ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने के बराबर हो गया? 44 ग्राम। ऐसे ही बेटा वाटर भी कितने के बराबर हो गया? 18 ग्राम। बोलो ये बातें समझ में आई क्या? क्लियर है? अगर ये बात नहीं समझ में आई है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालना सीखते हैं तो हमारे पास उसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। पहला पॉइंट, हम अगर उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें कुछ इंटीजर्स मिलेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हमने इंटीजर्स ले लिए। अब वो इंटीजर्स हमारे लिए यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो इंटीजर हमें यहां पर मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो क्या है? 1 मोल है। 2 लिखा है तो वो क्या है? 2 मोल है। कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या है? 1 मोल है। अब वापस से थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर मोल कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। मोल कंसेप्ट ने कहा था एक मोल किसी भी फॉर्मूले का उसके मास के बराबर होता है। अगर यहां एटम होता तो एटॉमिक मास होता, यहां मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो उस मास को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से हो गया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से हो गया 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 75 से हो गया तो मल्टीप्लाई 75 से कर दो। उतने ही टाइम्स वो बढ़ जाता है। एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब ये बात समझ में आ गई। अब आप देखना, इस एरो का मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है, जितना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी ऑबे कर सकते हो। आप देख सकते हो 100 प्लस 73 और यहां पर आप प्लस करोगे तो आपको इतना ही मिलना चाहिए 173। अच्छा, अब आते हैं बेटा, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्ट करता है तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का बनता है। मैं सही हूं ना भाई? 1 मोल जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा तो 1 मोल किसका बना? कैल्शियम क्लोराइड का। बिल्कुल ओके। फिर इसी बात को और आगे लेके जाएंगे। जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है तो कितने मोल CO2 निकला? 1 मोल CO2 निकला। ये भी बात सही है। जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया तो कितने मोल वाटर रिलीज हुआ? वाटर निकला, 1 मोल निकला। क्या ये सारी बातें सही हैं? बिल्कुल सही है। जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करने की सोची तो उसको कितने मोल HCl की जरूरत पड़ी? 2 मोल HCl की जरूरत पड़ी।
क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब इसी बात को आप इस तरफ से भी देख सकते हो, भैया 1 मोल वाटर निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल चाहिए? आप कहोगे 1 मोल चाहिए। चलिए मोल मोल का खेल खत्म करते हैं, मास के रूप में बात करते हैं। 44 ग्राम CO2 अगर रिलीज हो रही है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल हुआ होगा? 100 ग्राम हुआ होगा। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप? अगर ये रिलेशन मोल की भाषा अगर आपको समझ में आ गई है तो मास भी तो वैसे ही डील कर रहा है। अगर 18 ग्राम पानी बन रहा है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ होगा? 100 ग्राम यूज हुआ होगा। अगर 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बना है तो कितने ग्राम HCl चाहिए था? 33 ग्राम HCl चाहिए था। बताओ ये बात यहां तक आपको क्लियर हुई क्या? क्लियर हो गई सभी को ये बात बिल्कुल अच्छे से? बेटा जब भी हम इस कंसेप्ट पे आते हैं तो मैंने आपको अभी 2 लैंग्वेजेस बताई, एक तो मास का मास से रिलेशन बताया, एक मैं मोल की भाषा आपके साथ बोल रही हूँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए मैं 3 रिलेशंस का इस्तेमाल करूंगी। अब उनको आप टाइप बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव स्टेप्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। 3 स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली स्टेप होती है मास रिलेशन। मैं इनको एक एक करके आपको इनके क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? मास रिलेशनशिप। दूसरी होती है बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं ये भी बताऊंगी कि वॉल्यूम हम किसकी और कब लेते हैं। तीसरी होती है बेटा वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है बेटा? तो ये 3 रिलेशन हैं जो हमें स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें ये स्टेप बाय स्टेप करने। पहली बात तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ये बात तो समझ गए होंगे कि अगर किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को हम ट्राई करेंगे तो हमें मोल की जो भाषा है वो मोल किस प्रकार से है वो आपके सामने। एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं। आपको ये भी याद है कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.022 10 की पावर 23। अगर मॉलिक्यूल है तो हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल। अगर इसकी जगह एटम होगा तो हम क्या लिखेंगे? एटम। और इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रोस नंबर था, ठीक है बेटा? मोल कंसेप्ट वाले वीडियो को आप फिर से देखिएगा, फिर से रिपीट करके उसको बार बार सुनिएगा, आपको ये बातें वहां समझ में आएंगी जब मैंने आपको ये एटम और मॉलिक्यूल की टर्म्स में करवाया था। चलिए बेटा एक बार इन बातों को आप लिख लीजिए ताकि हम इन रिलेशंस को आसानी से कर सकें। चलिए बेटा पहला रिलेशन करते हैं मास रिलेशनशिप, ठीक है? मास रिलेशनशिप। बेटा एक्चुअल में यहां क्या है? इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, थोड़ा सा इसको मैं पहले डिफाइन कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन इफ मास of one reactant or product is given, then we calculate mass of other reactant or product by unitary, मैं ये समझाऊंगी आपको,
बाय यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड क्या है, ठीक है बेटा। हाँ देखो, सबसे पहली बात, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए, आपको उस बैलेंस्ड इक्वेशन में एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रोडक्ट, किसी का भी एक मास आपको गिवन है। देखो वो चीजें गिवन नहीं होती, जो चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई वो अंडरस्टूड होती हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन में मोल की संख्या अंडरस्टूड होती है, उनके मॉलिक्यूलर मास अंडरस्टूड होते हैं, वो गिवन नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको खुद को याद करनी पड़ेंगी, खुद को समझनी पड़ेंगी। चलिए, अगर किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास गिवन है तो आप उसकी मदद से यूनिटरी मेथड यूज करते हुए दूसरे रिएक्टेंट या दूसरे प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है यूनिटरी मेथड क्या है। अगर थोड़ी देर पहले आपने ये सुना था कि एक चॉकलेट कितने रुपीस की आई, 10। मैं देखिए यहां पे लिखती हूं, एक चॉकलेट कितने रुपीस की थी बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन आप सभी से किया था। एक चॉकलेट अगर 10 रुपीस की है तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी, थोड़ा सा देखना। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि 10 यहां रखिए, इसके नीचे 1 चला जाएगा क्योंकि 1 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 10 इंटू में 2 कितना हो गया, 20। तो कितने रुपीस की होगी, 20। मैंने क्या किया है यहां पर, एक चॉकलेट कितने रुपीस की है, 10, ठीक है। तो 2 चॉकलेट का मुझे रेट निकालना है, तो एक चॉकलेट का रेट कितना हो गया, 10/1 यानी 10, ठीक है। 2 का निकालने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से, तो मुझे कितने का अमाउंट मिल जाएगा, 2 का। इस तरह के मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब हमें किसी ज्यादा वैल्यू की चीज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब हमें कम की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है बेटा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, और इस चीज को ध्यान रख के ही यूनिटरी मेथड करना सीखेंगे। ये सभी बच्चों को आता है, जैसे छोटी क्लासेस में, 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में बुक्स के लिए पूछ लेते थे, पेंसिल के लिए पूछ लेते थे, वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है। चलिए मास मास रिलेशनशिप लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। ये एक गैस है जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। बहुत कंबस्टेबल गैस है, मार्श गैस बोलते हैं, दलदल के इलाके में ज्यादा पाई जाती है। बेटा इसको मैंने जला दिया, और बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जहां भी शब्द कंबस्शन या बर्निंग होता है वहां कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हैं। अब मैं प्रोडक्ट साइड थोड़ा सा जाकर देखूंगी तो प्रोडक्ट साइड मुझे 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ठीक है बेटा। अभी मुझे सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से ही होगी। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 ऑक्सीजन है, 2 और 2 4, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होता है कि आपके पास 8 ग्राम मीथेन है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कितने ग्राम मीथेन है आपके पास, 8 ग्राम मीथेन है। तो बताइए CO2 कितनी बनेगी। 8 ग्राम मीथेन है, बताइए CO2 कितनी बनेगी। ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है। बस मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे इतना आइडिया आया। मुझे वर्बली किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज कंबस्ट देन हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। बस इतना सा क्वेश्चन किया। मेरे दिमाग ने कहा कि सबसे पहले मैं एक रिएक्शन बनाऊं जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा हो कि मीथेन जो है वो जलाई जा रही है और 2 चीजें वहां से प्रोडक्ट में बन रही हैं। अब मैं एक बार इसको भूल जाऊंगी, मैं एक बार इसको भूलकर वापस से अपने उसी कंसेप्ट पे आती हूं जब मैंने मोल लिखना सीखा था। यहां पर कुछ नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 1 मोल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 मोल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 मोल। यहां क्या लिखा है, 2 मोल। अब एक और बात, इस मीथेन का रिलेशन सीधा किससे है, CO2 से। तो मुझे इसकी और इसकी कहानी कहने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट इसका और इसका ध्यान रखूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी इन दोनों का ही मिला है। अब बात करते हैं 1 मोल में इस मीथेन का मास कितना होगा।
बेटा कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होते हैं 4, कितना ग्राम हो गया बेटा 16 ग्राम, क्योंकि 16 ग्राम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है। अब मुझे रिलेशनशिप इसके साथ रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी इसी का है। अब आती हूं मैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होती है बेटा 44 ग्राम। क्लियर है। अब मोल की लैंग्वेज में मुझसे क्वेश्चन नहीं किया गया, मुझसे क्वेश्चन 8 ग्राम के लिए पूछा है। अब मैं यूनिटरी मेथड पे आती हूं, देखिएगा ऐसे 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन। देखो समझदार बच्चे तो यही हैं जो समझ जाएं कि मैंने अभी क्या लिखा। जब 16 ग्राम मीथेन जली, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई? बिल्कुल ईमानदारी से सोच के बतानी है आपको। जब 16 ग्राम मीथेन जली, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई? 44 ग्राम। तो क्या यहां पर मैं लिख दूं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। इज इट ओके? अब मैं क्वेश्चन पे आती हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 की बजाय मेरे पास कितने ग्राम है? 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन। अब अप्लाई कीजिए यूनिटरी मेथड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो 2 चॉकलेट कितने की? एक चॉकलेट यानी 16 ग्राम कितने दे रहा है? 44। तो 44 को किससे डिवाइड कर दूं मैं? 16 के। 1 का मालूम चल गया। अच्छा, मुझे पता कितने का करना है? 8 का। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8 से। कर सकती हूं ना? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 22। मुझे कितना ग्राम CO2 मिलेगा? बताओ कितने ग्राम CO2 मिलेगा? 22 ग्राम CO2 मिलेगा। बिल्कुल सही बात, 22 ग्राम CO2 मुझे वहां से मिलेगी अगर मैं 8 ग्राम मीथेन को जलाती हूं। बताओ ये बात आपको क्लियर हुई? मैंने कैसे निकाला इसको? अगर मुझे 16 ग्राम 1 मोल से मिलता है तो 1 मोल से मुझे कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? 44। अगर मुझे 8 ग्राम का निकालना है तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगी। बेटा यूनिटरी मेथड होता है पहले आप पता लगाइए 1 के लिए, तो 1 के लिए हमेशा डिवाइड करके पता लगाया जाता है। फिर आप पता लगाइए उनके लिए जिनका आप जानना चाहते हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा सा तो कंसेप्ट सीख गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में आप एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक का ही है, पेज नंबर 1/82 से है, सॉल्व है। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, प्रदीप पब्लिकेशंस का। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 है और ये भी सॉल्व है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। आपको मास ऑफ आयरन पता लगाना है। ठीक है बेटा, देखिए कह रहा है कि आयरन है, आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम यानी कि कौन होगा? वाटर। वाटर यानी स्टीम, भाप है। ठीक है, तो एक ऑक्साइड बनता है Fe3O4। ये ऑक्साइड साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ये हो गया बेटा 3, वहां ऑक्सीजन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 18 ग्राम, क्या बोल रहा है? 18 ग्राम स्टीम दे दी जाए तो बताइए आयरन कितना रिएक्ट करेगा? 18 ग्राम अगर स्टीम दिया जाए तो आयरन कितना अमाउंट का आयरन रिएक्ट करेगा? अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आते हैं, बुक को यही रखेंगे, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में आएंगे। यहां क्या लिखा हुआ है? सभी बच्चों को पता है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मोल को। यहां का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 मोल को। बेटा इन दोनों के बीच का ही डिस्कशन है, इनके बारे में कुछ नहीं पूछा गया।
लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 मोल और बेटा 4 मोल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयरन का अमाउंट बताइए अगर वाटर यानी स्टीम सिर्फ 18 ग्राम था। कोई बात नहीं, 3 × 2 में ध्यान दोगे मास कितना हो गया 56 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, कितने मोल है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया बेटा 168 ग्राम। ठीक है बेटा 168 ग्राम हो गया। यहां पर आते हैं 4 × 2 में 18, क्योंकि बेटा 1 मोल वाटर होता है 18 ग्राम, 4 × 2 में 18 हो गए बेटा 72 ग्राम। अब क्वेश्चन इनके साथ का है, इनके बीच का है, हमें इनके बारे में ही डिस्कस करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब 72 ग्राम वाटर, मैं ऐसे लिखूंगी 72 ग्राम ऑफ स्टीम की जगह मैं वाटर यूज कर रही हूं, इज रिएक्टेड, अगर रिएक्ट करती है तो हाउ मच ऑफ द आयरन इज नीडेड, 168 ग्राम ऑफ आयरन इज यूज्ड, है ना। यूनिटरी मेथड यही कहता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है और जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है उसको इस तरफ रखिए। अच्छा 17 ग्राम उतना देता है, तो बेटा 18 ग्राम ऑफ स्टीम जब रिएक्ट करेगा ऑन रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ आयरन देगा, अबाउट यूनिटरी 168/72, 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा हमें 18 ग्राम के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है। अभी आपने 18 × 4 कहा था तो ये क्या आ गया 4 हो गया, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, 4 2 8, 42 ग्राम। 42 ग्राम ऑफ आयरन इज यूज्ड, इतने ग्राम आयरन जो है वो यूज होगा। मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, मैंने कोई अलग चीज नहीं लगाई, मैंने मोल लगाया है, मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मोल लिखा है। जिनके बारे में बात की जा रही है सिर्फ उनकी मैंने डिटेल ली है, जिनको मैंने यूज नहीं करना उनकी मैंने कोई डिटेल नहीं ली। आई होप अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला और जुड़ जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज, जैसे यहां पर आयरन के लिए बोल दिया तो कई बार कह देते हैं कि अमाउंट नहीं, बताइए परसेंटेज कितनी है इसकी फॉर्मूले में। तो मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूं, नेक्स्ट में जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे रिलेशन में तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है बेटा, एक बार आप फॉर्मूला लिखेंगे और फिर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फॉर्मूला क्या है, टू कैलकुलेट इल्ड इन परसेंटेज। ध्यान देना, इस इल्ड का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल रिएक्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं परसेंटेज इल्ड। परसेंट इल्ड इज इक्वल टू एक्चुअल इल्ड। इल्ड का मतलब हमेशा प्रोडक्ट से रखिए, थियोरटिकल इल्ड इनटू में 100। बेटा जब भी हम परसेंट निकालेंगे तो एक्चुअल हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, थ्योरेटिकल हमें निकालनी होती है। नहीं, थ्योरेटिकल हमें गिवन होगी, एक्चुअल हमें निकाल के पता लगानी होती है, फिर हम बता पाते हैं कि वो प्योर है या नहीं। ये परसेंटेज प्योरिटी के लिए होता है, प्योरिटी, कोई भी केमिकल कंपाउंड कितना प्योर है। तो बेटा इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। ये मास रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन था, और भी क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, कंसेप्ट नहीं होगा। चलिए सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशन। मास वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो, अभी ये बताना मुझे जरूरी था कि इसी वीडियो में कि वॉल्यूम क्यों पूछा गया है। यहां पर भी वही बात है कि इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन if मास और वॉल्यूम हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप, गैसियस सब्सटेंस के लिए। ये कंडीशन है, लिक्विड के लिए आप कभी वॉल्यूम नहीं लेंगे, आप गैसियस के लिए लेंगे। ऑफ वन रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, देन कैलकुलेट मास और वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे मास के बारे में बात की थी, यहां पर भी वैसा ही है, लेकिन बेटा मैंने यहां पर वॉल्यूम के लिए गैसेस लिख दिया। एक बात और आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे आप 1 मोल शब्द बोल रहे हैं ना, 1 मोल में अगर नंबर फिक्स है तो हमारी गैस की वॉल्यूम भी फिक्स है। मैं बता देती हूं, यहां पर ये नोटवर्दी चीज है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, कोई भी गैसियस सब्सटेंस होगा, एनी गैसियस सब्सटेंस is equal to 22.4 लीटर वॉल्यूम और 22400 ml वॉल्यूम। लेकिन इसकी कंडीशन है कब? एट एसटीपी होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब हमारे पास सभी कंडीशंस बिल्कुल एक्यूरेट हो। जब यहाँ टेम्परेचर कितना रखा होना चाहिए? 273 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो किसी भी गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल इतनी लीटर वॉल्यूम के इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार इसको आप लिखिए, मैं इसको इंप्लीमेंट करवा के दिखाती हूं। चलिए बेटा, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मीथेन वाला क्वेश्चन हमने मास रिलेशनशिप में लिया, वही मैं यहां पर ले रही हूं। मीथेन एक गैस है और बेटा ये जल रही है, वो भी एक गैस है। और जब ये प्रोड्यूस होती है, जो ये CO2 प्रोड्यूस है, ये भी गैस है। और ये जो वाटर है, ये भी क्या है? लिक्विड। इसको गैस नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कहा, तो मैंने इसको बैलेंस किया। ठीक है बेटा, अब मैं यहां पर क्या क्या चीजें मेंशन कर सकती हूँ? ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर मुझे मास और वॉल्यूम का रिलेशन जानना है तो मुझे किसी एक का या तो मास पता होना चाहिए या फिर वॉल्यूम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पता कीजिए 8 ग्राम मीथेन कितनी वॉल्यूम O2 यूज करेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। पता लगाइए 8 ग्राम मीथेन कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन यूज करेगा। बेटा मैं यहाँ पर अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाऊंगी। पहले अपना यहां मैंने लिखा 1 मोल, यहां मैंने लिखा 2 मोल। बेटा मेरा रिलेशन किसके साथ है? मीथेन और ऑक्सीजन, तो मैं इन दोनों को ही साथ रखूंगी। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर मुझसे पूछा ही नहीं गया है तो मैं अभी क्यों इनको परेशान करूं। 1 मोल के अंदर कितना मास होता है बेटा मीथेन का? मैंने मास क्यों लिया? क्योंकि मास के रिलेशन में ही पूछा है। अगर यहाँ वॉल्यूम होती तो मैं यहाँ वॉल्यूम लेती, लेकिन मास के रिलेशन में पूछा है तो मैंने मास लिया। फिर इसकी वॉल्यूम पूछी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस की 1 मोल में वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो बेटा 1 मोल में 22 होती है तो 2 मोल में कितनी होगी? 2 इंटू में 22.4 लीटर, है ना। यहां पर भी वॉल्यूम यूज पूछी है और ये भी वॉल्यूम है एट STP। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 लीटर हो गया। ठीक है बेटा, तो 16 ग्राम जब यूज, हम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन combustion use how much of the volume of oxygen? 44.8 लीटर ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने क्वेश्चन से सीखा। अब क्वेश्चन आस्क कर रहा है हमें कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन, भैया मास है और ये क्या है? वॉल्यूम। हमारा रिलेशन क्या चल रहा था? मास वॉल्यूम। तो पहले वाले रिलेशन में हमने मास से मास कैलकुलेट करना सीखा। अब वाले रिलेशन में हम मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास निकालना सीख सकते हैं। 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन, तो पहले यूनिटरी लगाएंगे 44.8 डिवाइडेड बाई 16।
ये हो गया 1 के लिए। हमेशा यूनिटरी में ऐसे ही होता है, मुझे सिर्फ 1 का जानना है तो मैं एक छोटे का निकालने के लिए डिवाइड करूंगी। अब मुझे बड़े का निकालना है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, ये लीटर है, ये ग्राम है, ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया, यूनिट किस में बचेगी? लीटर में। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा और 0.4 है ना, 2 2 जा 4, ऐसे बोलेंगे ना, 2 2 जा 4.2, तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड। ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आई है जब मुझे 8 ग्राम मीथेन मिल रहा है कंबस्ट करने के लिए। तो किसी भी गैसीय सब्सटेंस के लिए मैं वॉल्यूम अगर लिखती हूं तो बेटा एक मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशंस पे। ठीक है बेटा, तो इस न्यूमेरिकल के साथ आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, इसके और न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगी और कुछ डाउट सेशन भी लेंगे। ठीक है बेटा।